स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए। चांस है और सबके लिए एग्जाम है तो श्योरली हमें उसके लिए अपेयर होना ही चाहिए। और जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उनको स्टार्ट करना चाहिए। जिन्होंने स्टार्ट किया है उनको अपने सिलेबस के साथ फेमिलियर जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और जो लोग फेमिलियर हो चुके हैं सिलेबस के साथ उनको अपना सिलेबस जो टारगेट सिलेबस है वो फिक्स करके ऐसे नैरो स्टडी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। क्योंकि हार्ड वर्क से ज़्यादा मैं स्मार्ट वर्क को प्रेफर करता हूँ। सब पार्ट मुझे लास्ट तक पढ़ना है, मतलब एग्जाम के पहले दिन तक पढ़ना है, वो मैंने डिसाइड करके रखा था। और कौन से ऐसे सब्जेक्ट जो मुझे अभी एक बार पढ़ के छोड़ देने हैं, ऐसे थोड़े सब्जेक्ट मैंने डिसाइड करके रखे हैं। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रणीत राजेश नाचन। इन्होंने अपना यूजी एसटीएम ट्रस्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कर्नाटका से पूरा किया और एआईए पीजीईटी में ऑल इंडिया रैंक 169 लाकर गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज अहमदाबाद में शल्य तंत्र की सीट हासिल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रणीत। थैंक प्रणीत, आपने पीजी करने के बारे में कब सोचा कि मुझे पीजी करना है? तो मैम बेसिकली ऐसा है कि जैसे आयुर्वेदिक स्ट्रीम में आऊंगा ये भी मुझे नहीं पता था। तो ऐसे कुछ फिक्स नहीं था कि मैं आयुर्वेदिक स्ट्रीम में आ जाऊँ। तो वैसे पीजी करने का भी मैंने नहीं सोचा था। पर जैसे थर्ड ईयर में गए तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के साथ एक्सपोजर आया और फोर्थ ईयर में और अच्छा एक्सपोजर मिला, तो तब जाके मैंने पीजी करने का सोचा था। और मुझे ऐसे लगता है कि सभी लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। जितना आप जल्दी डेस्टिनेशन आप फिक्स करोगे उतना आपका सफर आसान होगा। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। सर प्रणीत, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था और आपको कौन से सब्जेक्ट से डर लगता था? मैम फेवरेट सब्जेक्ट वैसे मेरे क्लिनिकल सब्जेक्ट सभी फेवरेट थे और संहिता से मुझे पहले से ही डर लगता था। पर बाद में पता चला कि बिना संहिता पढ़े हुए एग्जाम के लिए अपेयर होना मतलब बिना शस्त्र लिए युद्ध के लिए जाना है। तो मुझे ज्यादा डर लगता था ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि रसशास्त्र है, द्रव्य गुण है, तो मुझे ज्यादा डर लगता था। पर जैसे मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मैंने द्रव्य गुण को थोड़ा साइड रखा, पर रसशास्त्र एकदम हैंडबुक की तरह डेली पढ़ा और इसका मुझे फायदा भी हुआ। ओके। अच्छा प्रणीत, आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड कर देते अपने एआई पीजीटी की जर्नी प्रिपरेशन के टाइम पे? टाइम डिवाइड मैम मैंने ऐसे किया था कि मैक्सिमम वेटेज वाले जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि लघुत्रयी हो या बृहत्त्रयी, उनको मैंने सेंट्रल टारगेट पे रखा था। मतलब अगर मैं 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से 10 घंटे मैं संहिता के लिए दूंगा और 5 घंटे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए दूंगा। उसमें भी मैम मैं मॉर्निंग आवर्स ज्यादा प्रेफर करता था संहिता पढ़ने के लिए। और 6 से 10 ऐसे संहिता के लिए टाइम रखा था मैंने। फिर मैम मैं 10 बजे जो ब्रेकफास्ट का टाइम था उस टाइम उसी बेस पे संहिता के क्वेश्चन सॉल्व करता था। बाद में फिर ऐसे सब्जेक्ट चेंज करके मॉडर्न जैसे टॉक्सिकोलॉजी हो या मॉडर्न एनाटॉमी हो, ऑप्थेल्मोलॉजी हो, गायनेक ऑब्स, ये सब पढ़ता था। मैम पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। मतलब ऐसे साइकिल जो है वो रिपीट, मतलब बोर नहीं होना चाहिए, इस तरह से मैं पढ़ाई का प्लान बनाया था। और जैसे मैम हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब जो गैप रहता है पढ़ाई और क्वेश्चन सॉल्व के बीच का, वो मैं ज्यादा से ज्यादा रखने का ट्राई करता था। क्योंकि मैम जैसे हम पढ़ते हैं तो तुरंत याद आ जाता है और क्वेश्चंस भी हम इजीली मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। पर हमारा टारगेट वो टेस्ट नहीं रहती है, हमारा टारगेट रहता है लास्ट का एग्जाम, जो कि हम उसके लास्ट सेकंड तक पढ़ नहीं पाते हैं। इतना सारा सिलेबस लास्ट सेकंड तक कैरी करना पॉसिबल नहीं है। तो मैम यही जो आप रीडिंग का टाइम है और क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम, उसके बीच में थोड़ा अगर गैप पहले से रखते हो तो आप लास्ट के एग्जाम के फेज के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो, ऐसा मुझे लगता है। और मैम खाने बाद थोड़ा सा ऐसे ड्राउजी फील होता है, तो मैम खाने के बाद में जो मॉक टेस्ट है वो ज्यादा सॉल्व करना प्रेफर करता था। उसके बाद
फिर से मैं ऑडियो सुनता था। मतलब जब अपनी बॉडी या माइंड टायर्ड हो जाता है तो ऑडियो का सहारा लेना है, ऐसे मुझे लगता है। फिर रैंडम नोट्स, ऐसे मैम मतलब मैंने एक साइकिल रखा था, रैंडम नोट्स, मिक्स्ड नोट, और दो चार ऐसे सब नोट्स थे जो मैंने रखे ही थे, जो दिन भर मुझे पढ़नी है, एक बार तो पढ़नी है, जैसे कि रसशास्त्र हो, काश्यप संहिता हो, ऐसे में। तो मैम इसका कंक्लूजन ये है कि हम मैक्सिमम टाइम संहिता को देना चाहिए। मतलब संहिता पे अगर पकड़ आती है तो बाकी सब्जेक्ट थोड़े इजी हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके। अच्छा प्रणीत, आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी हेल्पफुल रही थी आपके एआईपीजीटी की जर्नी में? स्ट्रेटेजी मैम मतलब मेरा पहले से ऐसा है कि हार्ड वर्क से ज्यादा मैं स्मार्ट वर्क को प्रेफर करता हूँ। और मैम पहली स्ट्रेटेजी मेरे ऐसी थी कि टारगेट सिलेबस के साथ पहले तो बड़ा टास्क ये था कि उसके साथ फैमिलियर होना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, उसके साथ फैमिलियर होना और सिलेबस के साथ पहचान होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा टारगेट मैम मेरा ऐसे था कि कौन सा पार्ट मुझे लास्ट तक पढ़ना है, मतलब एग्जाम के पहले दिन तक पढ़ना है, वो मैंने डिसाइड करके रखा था। और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जो मुझे अभी एक बार पढ़ के छोड़ देने हैं, ऐसे थोड़े सब्जेक्ट्स मैंने असाइड करके रखे थे। तो ये दोनों चीजों का फायदा ऐसे हुआ कि मेरा मतलब लोड कम होता गया और मैं कम सिलेबस पे ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर पाया। और मैम थर्ड ये था कि मैक्सिमम रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स परफेक्शन। तो मैम रिवीजन का फायदा ऐसे हुआ कि मतलब हम जो सिलेबस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप श्योरली वो करेक्ट करेक्ट आंसर उसका दे पाओगे। इसलिए मैम मतलब नैरो ऐसी स्टडी अपना होना चाहिए। देन मैम ऐसे था कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग, जो सर के अपने आयुर गाइड ऐप जो है, उसमें जो क्वेश्चंस थे, ABCD जो क्वेश्चन के सेट्स थे, उसमें 100 100 और उसमें भी 30 30 क्वेश्चन थे। तो मैंने मैम एक चिट बनाए रखी थी, उस पे 100 नंबर्स रखे थे। तो मैम दिन में मैं जितने उसमें से सॉल्व करता हूँ सेट, उस पे मैं ऐसे काट लगाता था, ताकि मतलब एक सेटिस्फाई हो जाता है कि माइंड की मतलब हम हाँ चलो इतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चंस रॉन्ग भी होते हैं पर उससे हमारा लॉजिक डेवलप होता है। और मुझे ऐसे लगता है कि रीडिंग के साथ इस एग्जाम में लॉजिक डेवलप होना बहुत बहुत मैटर करता है। बहुत सही बात कही पड़ी थी। हमको पता होना चाहिए कि हमें कौन से सब्जेक्ट अभी पढ़ के छोड़ देना है और कौन से सब्जेक्ट को हमें आगे भी तैयारी करनी है। एंड जब सेटिस्फैक्शन मिलता है क्वेश्चंस कट करके, वो हमें मेंटली सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और जो हमारा लॉजिक बिल्ड होता है वो तो होता ही है, इट इज एग्जाम ऑफ लॉजिक। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा प्रणीत, आपने अपने एग्जाम प्रिपरेशन में कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया था और कौन सी बुक्स को भी फॉलो करना चाहिए? मैम मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने क्लास ज्वाइन किया था, वो डेट मुझे याद है, 29 नवंबर 2022। और क्लास ज्वाइन करने के बाद मैंने संहिता खरीदी की थी, मतलब संहिता परचेस की थी। अ, मैं मैम सर को पूछा था तो सर ने ऐसे सजेस्ट किया था कि सुश्रुत संहिता जो है वो अनंतराम शर्मा जो ऑथर है उनकी अच्छी है, और चरक संहिता है जो रविदत्त त्रिपाठी, और अष्टांग हृदय जो है विद्यानाथ उनका मैं पढ़ रहा था। ये बुक छोड़ के मैम सर के जो नोट्स है क्लास के, वो मैंने पढ़े थे। और गोविंद पारिक एक बुक मैं कैरी करता था। इसके अलावा मैम जो मैं मतलब नोट्स बनाना अच्छा लगता है, तो जो ऐसे वोलाटाइल पॉइंट्स है जो क्विकली ऐसे हम फॉरगेट हो जाते हैं, तो उसको मैंने मैम चिपका के अपने वॉल पे रखा था। और वो पॉइंट्स में हर रोज चेंज करता था। इसका फायदा ऐसे हुआ कि मैम ज्यादा ज्यादा मतलब मेरा सिलेबस डिवाइड हो गया कि पढ़ाई वाला सिलेबस, जो वॉल पे चिपकाया है वो सिलेबस, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सिलेबस, और ऑडियो सुने हैं वो सिलेबस। तो इतना बड़ा सिलेबस ऐसे 4 वेज में डिवाइड हो गया। ओके। सो प्रणीत, आप 2 घंटे के टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे? तो मैम ऐसा है कि स्टार्टिंग फेज में वीकली टेस्ट का सिलेबस बहुत ज्यादा हेवी लगता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको कवर नहीं कर पाते, तो तभी हम गिव अप करने का सोचते हैं। पर सिलेबस कवर नहीं होता है इसलिए गिव अप करना नहीं चाहिए। जितना सिलेबस
कवर होता है उस पे टेस्ट देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैम जो 10 डेज का टाइम रहता है टेस्ट सॉल्व के लिए, तो उसके मैम मैं 9 दिन में जितना सिलेबस हो सकता है उतना करता था, और लास्ट का जो एक दिन है उसमें मैम मैं मतलब मेरा जो टारगेट सिलेबस है उसको फिर से रिवाइज करता था। क्योंकि मैम हम अगर चरक सिद्धि या चरक कल्प या सुश्रुत पढ़ते हैं, तो 9 दिन में वो बहुत ज्यादा है 9 दिन, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स वोलाटाइल रहते। तो मैं एक दिन स्पेशली उन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए रखता था। मतलब 9 दिन में अगर जो पढ़ा हो और जो जिस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, वो मैं 10वें दिन पढ़ूंगा और 11वें दिन में टेस्ट दूंगा। इससे फायदा ये हुआ कि मैं मतलब रिवीजन मेरी 2 बार हो गई, और मैं ज्यादा स्कोर करता, मतलब स्कोर का जो स्टेप्स रहते वो मेरी बढ़ती गई, ऐसा है। स्टार्टिंग में मैम मैं 50-60 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता था, और वो भी सिर्फ 30 मिनट्स में। और 1.5 घंटा बस क्वेश्चन के बारे में, मतलब जो नहीं आते उनके बारे में गेस करना, ऐसे करता था। पर जैसे ही ज्यादा सिलेबस कवर होता गया, क्वेश्चन के साथ पहचान हुई, लॉजिक डेवलप हुआ, उस हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन फेस कर पाया और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। ओके। सो प्रणीत, जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उनके आंसर्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या उसे उसी टाइम पर चेक कर लेते थे या बाद में टाइम निकाल कर चेक करते थे? मैम स्टार्टिंग में मिस्टेक्स तो बहुत होती थी, क्वेश्चन बहुत गलत होते थे, तो इतने सारे रॉन्ग क्वेश्चंस को उनके नोट्स में से ढूंढना तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को अपने आयुर्गाइड ऐप जो है उसमें बुक मार्क का फीचर है, तो मैं सभी क्वेश्चंस को बुक मार्क में ऐड कर देता था। इससे क्या हुआ कि लास्ट में मैं वो क्वेश्चन की फिर से रिवीजन कर पाया। अगर मैं वही क्वेश्चंस पढ़ता तो मुझे याद नहीं आता, पर वो बुक मार्क में रखे थे, तो वो फिर से रिवीजन हो गई। और बुक मार्क के क्वेश्चन में ऐसे निगेटिव निगेटिव करता गया, मतलब निकालते गया जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इजी लग रहे हैं, हाँ चलो अब मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो मैं वो निकालते गया। मतलब मेरे बुक मार्क का जो बंच था उसकी साइज कम होती गई, और लास्ट के दिन तक वो एकदम मैंने जीरो करके रखी। तो मैम ऐसे है। और अगर एग्जाम में मतलब शला का दोष ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें मैं रॉन्ग करता हूँ, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी रखी थी कि शला का दोष का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, तो मैं शला का दोष टॉपिक जो है वो लिख के लिस्ट बनाता था कि मुझे वो टॉपिक फिर से पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि अपना रस का पंचमहाभूत कॉम्बिनेशन क्या है, अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग। तो वो ऐसे जो क्वेश्चंस थे, तो वो मैं लिस्ट बना के रखता था और मैं उन टॉपिक को फिर से पढ़ता था। ओके। आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो बुक मार्क करके रखने चाहिए, क्योंकि अब उसी टाइम तो उतना नहीं सर्च कर सकते, तो बाद में हमें वही रिवाइज करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। और हम उसे बार बार रिवाइज करते रहेंगे तभी वो कंसेप्ट हमारे हमें माइंड में फीड होते हैं। अच्छा प्रणीत, आपके लिए आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो मैम वो सभी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है जिनको मैं सर के स्टेटस में या अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स है उनके फोटो सर पोस्ट करते, वो सभी स्टूडेंट्स सभी सीनियर्स मेरे, वो मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। इसके साथ मैम सही कहा जाए तो अगर कोई स्टूडेंट जीतता है, तो उसकी जीत के लिए वो अकेला स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका सराउंडिंग रिस्पॉन्सिबल है। उसके खाना, उसके साथ रहने वाले लोग सब मैटर करता है। और मेरी ये जो लड़ाई थी उसमें मेरे जीत का क्रेडिट मैम मैं फैमिली का विश्वास और मेरे दोस्तों का साथ, सीनियर्स का मार्गदर्शन, और जो पढ़ाई का माहौल जहाँ पे मैं पढ़ता था वो लाइब्रेरी, वहाँ के एमपीएससी एस्पिरेंट्स जो, मतलब मैं जिनको दिन भर देखता था ये इतना पढ़ते हैं, हम थोड़ा उनके जैसा बनने का ट्राई करें। कहीं ना कहीं इन सब का मेरे सक्सेस में रोल रहा है। और मैं यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, सीनियर्स और अजीत सर को सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और 2-3 ऐसे प्रैक्टिशनर्स है, जैसे कि दत्तात्रेय पवार सर है, और गाडवे सर है, महेश गाडवे सर, उन्होंने गाइड किया। तभी मेरी डेयर मेरा मतलब डेयर हुआ कि हाँ इस एग्जाम के लिए हमें अपेयर होना चाहिए। जी। एंड प्रणीत, आप
आपका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे, आप सर जस्ट जिनके स्टेटस डालते थे, जिनकी स्टोरीज डालते थे, आज आप खुद बाकी पीछे एस्पिरेंट्स का एक मोटिवेशन है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। आज आपका इंटरव्यू से काफी लोगों को प्रेरणा मिलेगी अ, अपना सक्सेसफुल होने के लिए। अच्छा प्रणीत, मेन एग्जाम में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? मैम मेन एग्जाम जो था उसमें से 120 में से गलती से, मैं यहाँ पे गलती से बोलूंगा, मेरे 119 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। टारगेट मैम मेरा, मतलब जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में पढ़े तो जितने इजी थे वो, मतलब जो प्लान था एग्जाम को फेस करने का, उस हिसाब से मैंने मैम एक 50 अराउंड 50-60 क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मैं रिवर्स आता गया 120 से 1 की तरफ। तो तब मैम और 10-12-15 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थोड़ा सा सोच के। और इस टाइम का 2023 का क्वेश्चन पेपर जो था तो थोड़ा लेंदी था, उसमें संप्राप्ति विघटन वाले 2-3 क्वेश्चन थे और पेयरिंग वाले भी, तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। तो अबाउट 90 मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। और तब वो जो स्क्रीन पे था तब ऐसे बिना सॉल्व किए क्वेश्चन पूरे रेड रेड दिख रहे थे। तो मेरा माइंड सेट ऐसे था कि, मतलब सर ने भी ऐसे बताया था कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे आप उतने ही ज्यादा, मतलब कंपटीशन में रहोगे। तो जल्दबाजी में और ऐसे पैनिक हो गया था, और उस जल्दबाजी में मेरे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके। और लकीली उसमें से 4 क्वेश्चंस मेरे राइट हुए तो वो कवर हो गया। तो मैम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसके लिए मुझे लगता है स्टूडेंट को पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस उसकी भी करनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट करना ही चाहिए। जी। अच्छा, आपने फर्स्ट राउंड में कहा आपने 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो क्या आप श्योर थे कि वो सब सही होंगे? जी मैम, 60-70 क्वेश्चन तो, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि ये मेरे आंसर सही है, क्योंकि सबके बेसिकली क्वेश्चन पेपर जो बनता है उसमें से 50 क्वेश्चन तो इजी रहते ही है। और थोड़े से 30-40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और हार्ड क्वेश्चन तो ऑफकोर्स 20 तो रहेगी। तो 60-70 क्वेश्चन इजी थे, पर उनको सॉल्व करके स्कोर कर पाना या कंपटीशन में रहना वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमें ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और ज्यादा, मतलब रीडिंग भी वैसे होना। ओके। अच्छा प्रणीत, आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैम बेसिकली फिक्स तो ऐसे कुछ नहीं है, जहाँ मतलब फ्लो के साथ चल रहे, आयुर्वेदा में आने का भी फिक्स नहीं था, पीजी करने का भी फिक्स नहीं था, पीजी करके सीट मिलेगी ये भी फिक्स नहीं था। तो जैसे जिस हिसाब से फ्लो जा रहा है मुझे ऐसे लगता है कि आगे जाके अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके साथ मुझे एकेडमिक में भी इंटरेस्ट है। मैम फैमिली में ऐसा कोई मुझे मेडिकल फील्ड का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो चीज़ भी है कि वो भी मुझे बिल्ड करना है थोड़ा, और एकेडमिक्स में भी इंटरेस्ट ओके। आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने फ्यूचर गोल्स को जरूर हासिल कर पाएंगे। आपका भले प्लान नहीं था आयुर्वेद में आने का, मगर आयुर्वेद ने आपको चुना है एंड आप डेफिनेटली इसमें सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। अच्छा, आप अपनी सक्सेस किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? है। डेडिकेट तो सभी, मेरा पूरा इन्वायरमेंट पढ़ाई का हो, मेरे आजू बाजू के लोग, सब लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। पर स्पेशली अनिकेत जो मेरा स्टडी पार्टनर था, हमने पहले दिन से लेके हम दोनों ने पढ़ाई की है लास्ट के दिन तक, एग्जाम तक हम एक साथ अपेयर हुए। और मैम उसके साथ मयूर मेरा दोस्त है, और 2-4 ऐसे एमपीएससी स्टूडेंट्स है जैसे ऋषिकेश हो, उन्होंने मुझे गाइड किया। सीनियर्स भी थे, चिदानंद सर हो, सिमरन मैम जो मेरे सीनियर्स थे, वो भी पीजी कर रहे अच्छे कॉलेज में। तो मैम वो सब, इन सबको मैं मेरा सक्सेस डेडिकेट करना चाहता हूँ, और ऑफ कोर्स अजीत पाटिल सर को भी। जी। सो प्रणीत, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में डर होता है कि हम अपियर करें भी कि ना करें, और कुछ लोग काफी लेट स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को, तो आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम, ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डर रहता है एग्जाम को लेके, या वो खुद को कंपटीशन का पार्ट ही नहीं समझते।
तो ऐसा नहीं है, सबके लिए एग्जाम है और हर कोई अपियर हो सकता है, हर कोई लड़ सकता है ऐसे मुझे लगता है। और स्पेशली जो मैम स्टूडेंट्स आउट ऑफ महाराष्ट्र या कोई भी स्टेट्स में या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे, उनके माइंड में ऐसे रहता है कि अ, हम कैसे कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही टाइम ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है। आप जब भी स्टार्ट करो, आप जहाँ भी हो, जिस भी स्टेज में हो, आप स्टार्ट कर सकते हो और आप 100% अचीव कर सकते हो। जो पुराना ट्रेंड चल रहा है कि बस ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है, वो चीज़ मुझे लगता है अभी काफी नहीं है। सबको सोचना चाहिए और सबको इस एग्जाम के लिए अपेयर होना चाहिए। जी अच्छा प्रणीत, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को जो अभी अपेयर होने वाले हैं AIBGT एग्जाम के लिए? जी मैम। मैम पहले तो स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए। चांस है और सबके लिए एग्जाम है, तो श्योरली हमें उसके लिए अपेयर होना ही चाहिए। और जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, उनको स्टार्ट करना चाहिए। जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनको अपने सिलेबस के साथ फेमिलियर जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और जो लोग फेमिलियर हो चुके हैं सिलेबस के साथ, उनको अपना सिलेबस, जो टारगेट सिलेबस है वो फिक्स करके ऐसे नैरो स्टडी करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और 100% अपना देना चाहिए। और मैम प्रैक्टिस तो ऐसा है कि आगे जाके करनी है, तो क्यों ना हम ये चांस और ये दिन थोड़े एग्जाम के लिए कुर्बान करें। क्योंकि ऐसा है मैम, मोर यू स्वीट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। जी बिल्कुल सही कहा। हम आपने हमको अभी नैरो स्टडी करने की जरूरत है। एंड अभी जो पसीना बहाएंगे हम अपनी मेहनत के लिए, उतना ही हमें आगे जाके वो हेल्पफुल रहेगा हमारे सक्सेस के लिए। एंड थैंक यू सो मच प्रणीत कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी स्ट्रेटेजीज को शेयर किया, हमारे पीछे एस्पिरेंट्स को इतना अच्छा गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।